हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। टेस्ला कॉइल को समझने से पहले ये जानते हैं कि टेस्ला को टेस्ला कॉइल बनाने का आइडिया कहाँ से आया। आखिर एक वैज्ञानिक सोचता कैसे है, वैज्ञानिक कैसे अपने आइडियाज को सच में बदलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत जबरदस्त है और यहाँ से आपको पता चलेगा कि निकोला टेस्ला को वायरलेस पावर और टेस्ला कॉइल का आइडिया कैसे मिला और जब कोई वैज्ञानिक किसी समस्या का सामना करता है तो वो उसे कैसे सुलझाता है। निकोला टेस्ला ने एसी और डीसी करंट के बीच की जंग को खत्म करने के लिए एसी करंट पर चलने वाली इंडक्शन मोटर और एसी करंट को बनाने वाले जनरेटर का निर्माण किया। इसकी पूरी डिटेल आपको मेरी टेस्ला वर्सेस एडिसन वाली वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब एसी करंट के डीसी करंट पर हावी होने का कारण ये भी था कि उस समय एसी करंट को लंबी दूरी तक भेजना संभव हो गया था, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मर एसी करंट को लंबी दूरी तक कैसे भेज पाता है? देखिए, करंट को चलाने के लिए वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। तो ट्रांसफॉर्मर चार्जेस को धक्का देने वाली ताकत यानी वोल्टेज को बढ़ाकर और करंट को कम करके तारों की मदद से लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेज सकते हैं। अब अगर आपको ये बात हजम नहीं हो रही है तो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसमें इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आप एक ट्रांसफॉर्मर को देखें तो आप पाएंगे कि उसमें भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी प्राइमरी कॉइल वायरलेसली सेकेंडरी कॉइल में करंट बना देती है। अब अगर ये बात मुझे पता हो सकती है तो निकोला टेस्ला को भी बहुत अच्छे से पता होगी। टेस्ला ने सोचा, अगर एक ट्रांसफॉर्मर बहुत छोटी दूरी में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकता है तो क्या हो अगर ये काम बहुत बड़े स्तर पर किया जाए? क्या बड़े स्केल पर करने से लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जा सकता है? और इसी सवाल ने टेस्ला कॉइल को बनाने के बीज टेस्ला के दिमाग में बो दिए। ये तो थी आइडिया की कहानी। अब जानते हैं कि टेस्ला कॉइल कैसे बनी। देखिए, ट्रांसफॉर्मर की एक कॉइल में एसी करंट की वजह से बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में करंट पैदा करती है, लेकिन यहाँ पर दोनों कॉइल के बीच की दूरी ज्यादा नहीं होती। पर अगर हम दूरी को बढ़ा दें तो प्राइमरी कॉइल में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की रेंज इतनी ताकतवर नहीं जो लंबी दूरी पर सेकेंडरी कॉइल में असर डालकर करंट पैदा कर सके। तो अब आता है सवाल कि लंबी दूरी पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वायरलेस तरीके से कैसे भेजे। ये थी निकोला टेस्ला के सामने आने वाली पहली समस्या, जिसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की रेंज को बढ़ा दो। पर ये होगा कैसे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड को करंट या वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ी आसानी से समझ में आता है। तो पहली समस्या तो सुलझ गई, लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। अब आता है ये सवाल कि आप वोल्टेज को बढ़ाओगे कैसे, क्योंकि घर में आने वाली बिजली की वोल्टेज तो लगभग 220 से 250 के आसपास रहती है। तो हमारा ये काम करेगा एक ट्रांसफॉर्मर। अगर हम ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को यानी वाइंडिंग्स को बढ़ा दें तो हमें इनपुट से ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ ये करना काफी नहीं होगा। जरा सोचिए, अगर आपने ट्रांसफॉर्मर से आने वाली आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा भी दिया तो भी उसकी वैल्यू फिक्स ही होगी, यानी ये बढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड का दायरा एक जगह जाकर रुक जाएगा और ये इतना नहीं बढ़ पाएगा कि हम वायरलेसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकें। ये थी निकोला टेस्ला के सामने आने वाली दूसरी समस्या, जिसका इलाज था रेजोनेंस सर्किट, जो सेम एनर्जी देने पर मैग्नेटिक फील्ड का दायरा बहुत बढ़ा सकता है। पर कैसे? तो जी अब एंट्री होती है रेजोनेंस की। तो क्या है ये रेजोनेंस? रेजोनेंस का अर्थ होता है किसी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन से पैदा हुई एनर्जी को स्टोर करना, और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना हो। इसीलिए निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर इस दुनिया को समझना है तो उसे फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की नजरों से देखो। अब भैया टेस्ला तो टेस्ला थे, वड्डे लोग वड्डी बातें। देखो, आपका तो मुझे पता नहीं, पर अगर मुझे रेजोनेंस के नाम पर ये ऊपर वाली लाइन किसी ने चिपकाई होती तो मेरे तो ये समझ में कतई ना आती। तो मैंने जो ऊपर बोला, इसका भेजे को समझने लायक भाषा में अर्थ क्या निकला, उसे बताने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगा। मैं आज देखता हूँ कि बच्चों पर टेक्स्ट बुक एक्यूरेट होने का ऐसा भूत चढ़ा हुआ है कि बिल्कुल किताब की भाषा होनी चाहिए। अरे भैया, अगर किताब की भाषा समझ में नहीं आती तो उसका क्या अचार बनाओगे? उसकी पूंछ छोड़ दो। आपके खुद के समझने के लिए अपनी देसी भाषा में उसका मीनिंग निकालो, उसके बाद दिमाग चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। वापस चलते हैं मुद्दे पर। रेजोनेंस को समझने के लिए एक उदाहरण देखो। इस वीडियो में ये आदमी पंचिंग बैग पर अंधाधुंध बल्ला बजा रहा है, लेकिन ये बैग बस थोड़ा सा ही हिल रहा है। यानी इस आदमी ने ऊर्जा तो बहुत खर्च करी, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना
बिना ऊर्जा के खर्चे को बढ़ाए इस बैग को ज्यादा लंबी दूरी तक भेज सके? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। तो इस आदमी को याद आया कि फिजिक्स में एक रेजोनेंस नाम की भी चीज होती है। तो अब इसने बैग पर सही समय पर वार किया और अब ये बैग लंबी दूरी तक जाने लगा। अब ये जो टाइमिंग है सही समय पर ऊर्जा देने की, उसने इस बैग की हलचल को बहुत बढ़ा दिया और इसी सही टाइमिंग पर ऊर्जा देने को इस बैग की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो अगर हम टेस्ला कॉइल में कुछ ऐसा जुगाड़ बना पाए जिससे हम सही समय पर उसमें ऊर्जा दे सके, तो मैग्नेटिक फील्ड का दायरा बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना, यानी एक ऐसा जुगाड़ जो मैग्नेटिक फील्ड को ठीक उसी पॉइंट पर एक झटका देगा जब मैग्नेटिक फील्ड घटने की कोशिश करने वाली होगी और वो घटने के बजाय पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग सही समय पर धक्का दे रहे थे और बैग के हिलने का दायरा बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ ये याद रखिएगा कि हम पहले से ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही समय पर खर्च कर रहे हैं और ऐसा लगातार करने से मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कांस्टेंट वोल्टेज पर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जा सकता है। लो जी, सुलझ गई टेस्ला की दूसरी समस्या। एक और उदाहरण देखो, इस ट्यूनिंग फोर्क को हिट करने पर ये वाइब्रेट करेगा, लेकिन क्या इस ट्यूनिंग फोर्क से पैदा हुआ वाइब्रेशन किसी दूसरे ट्यूनिंग फोर्क को बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के हिला सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हिला सकता है और बहुत जबरदस्त तरीके से हिला सकता है। बस पहले वाले ट्यूनिंग फोर्क में पैदा हुए वाइब्रेशन दूसरे वाले ट्यूनिंग फोर्क पर सही समय पर टकराने चाहिए, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर टकराने चाहिए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक और उदाहरण देखो, इस झूले को सही समय पर अगर धक्का दिया जाए तो इस झूले का आगे पीछे होने का दायरा बढ़ता ही चला जाएगा और यही सही समय इस झूले की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, पर अभी भी कुछ ऐसा है जो गले के नीचे नहीं उतर रहा, क्योंकि कभी मैं समय बोल रहा हूँ तो कभी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ। तो देखो भैया, फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज मत होना। अब जो उदाहरण मैंने आपको दिए वो थे मैकेनिकल रेजोनेंस के, इसका टेस्ला कॉइल से क्या लेना देना? तो भैया, इस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट भी रेजोनेट करते हैं और यही तो है टेस्ला कॉइल के काम करने के पीछे का असली राज। अब आता है सवाल कि ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेटिंग सर्किट बनेगा कैसे, जो कॉइल को दी जाने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेम रखकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की टाइमिंग को सही कर सके, ताकि मैग्नेटिक फील्ड का दायरा पहले से ज्यादा बढ़ जाए। तो अब हमें चाहिए एक झटका देने का जुगाड़, जैसा झटका हमने बैग को दिया था, और ये झटका तभी दिया जा सकता है अगर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके। तो कौन है वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है? और अब एंट्री होती है कैपेसिटर की, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है और पूरा चार्ज होने पर उसके अंदर इकट्ठा हुई एनर्जी को एक साथ बाहर भी फेंक सकता है। लेकिन ऐसा करने से हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक पल्स क्रिएट हो जाएगा, पर हमें पल्स नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा जुगाड़ चाहिए जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर सके, ताकि जब ये स्टोर हुई मैग्नेटिक फील्ड घटे तो कैपेसिटर सही समय पर दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का झटका देकर इस मैग्नेटिक फील्ड को पहले से और बढ़ा दे। तो कौन है वो जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर सकता है? तो वो है इंडक्टर। अब अगर एक एवरेज दिमाग होते हुए ये बात मुझे समझ आ सकती है, तो भाई साहब, टेस्ला तो टेस्ला थे, उन्हें तो ये बात सबसे पहले पता चली थी। तो बस हो गया काम। अब हमें पता चल चुका है कि टेस्ला कॉइल को बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। अब बचा है तो बस उनका सही अरेंजमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, ताकि अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही है तो उसको ठीक किया जा सके। ट्रांसफॉर्मर से आइडिया लेकर टेस्ला को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाने का आइडिया आया, जिसके लिए चाहिए थी बहुत बड़े स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड, और इसी के लिए उन्होंने टेस्ला कॉइल का निर्माण किया। देखो, पंचिंग बैग को धक्का देने से पहले हाथ पीछे करने पर हाथ में जो एनर्जी स्टोर हुई वो सेम काम किया कैपेसिटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके। बैग को धक्का देना यानी कैपेसिटर के द्वारा एनर्जी देना। अब उस एनर्जी को लेकर बैग आगे गया, यानी बैग ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली और वो मोशन में आ गया। तो ये स्टोर करने का काम किया इंडक्टर ने। अब इससे पहले कि बैग धीरे होता, हमने सही समय पर बैग को दोबारा धक्का दे दिया। ठीक इसी तरह से इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कम होने से पहले ही सही समय पर कैपेसिटर ने दोबारा इंडक्टर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेज दी, और इसी कैपेसिटर और इंडक्टर के अरेंजमेंट को रेजोनेटिंग सर्किट बोलते हैं। और जैसे जैसे बैग का हिलने का दायरा बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का दायरा भी बढ़ता गया। तो अब हम बनाएंगे टेस्ला कॉइल और चलेंगे इतिहास में पीछे और जानेंगे कि आखिर कैसे ये टेस्ला कॉइल दुनिया को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी दे सकती थी। लेकिन ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब खाओ पियो मौज करो और बोलो मेरे संग, जय हिंद जय भारत।